नमस्कार, मैं अजय कुमार। मोदी सरकार की गारंटी के साथ आप मंदिर मस्जिद का झगड़ा जोड़ सकते हैं, मगर लोगों की आर्थिक तरक्की को मोदी सरकार की गारंटी से नहीं जोड़ सकते हैं। मोदी सरकार के दौर की आर्थिक हालत यह है कि मोदी सरकार के दौर की आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी ज़्यादा हो गई है। यह निष्कर्ष वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के भारत से संबंधित आर्थिक असमानता पर लिखे गए पेपर से निकलता है। जब आर्थिक असमानता बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। देश भी रहता है, देश का नाम भी रहता है, देश में सरकार भी होती है, मगर आम लोग चुपचाप इन सब जगहों से बाहर कर दिए जाते हैं। चुपचाप उनकी छटनी हो जाती है, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाए, मगर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। सबके लिए न्याय बस किताबी शब्द बनकर रह जाता है। आपको दिख ही रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने भारत के लोकतंत्र में जनता की हुकूमत की सच्चाई की कलई खोल दी है। एक के बाद एक खुलासे यह साबित कर रहे हैं कि सरकार नाम के समूह पर अमीरों का कब्जा है। जनता की औकात केवल वोट देने भर तक सीमित कर दी गई है। जनता की औकात इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह अपने फायदे के लिए सरकार पर दबाव डाल पाए। जनता बढ़ती बेरोजगारी और महंगी शिक्षा काबू में करने के लिए सरकार से कोई जायज नियम कानून नहीं लागू करवा सकती है, मगर जिनके पास पैसा है वह पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देकर बेईमान तरीके से अपना बिजनेस चला सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आकलन तो यही बताता है कि अप्रैल 2019 से लेकर के फरवरी 2024 तक के इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे पता चलता है कि 96.91% इलेक्टोरल बॉन्ड को कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों ने खरीदा है। केवल 3% इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिविजुअल ने, मतलब किसी व्यक्ति ने खरीदा है। टॉप 25 चुनावी दानदाताओं में एक भी ऐसा चुनावी दानदाता नहीं है जो कोई व्यक्ति हो। सब के सब कॉरपोरेट या बिजनेस घराने हैं। यह आंकड़ा बताता है कि 140 करोड़ की आबादी को नेताओं और पूंजीपतियों के गठजोड़ से बनने वाले नेटवर्क ने हड़प लिया है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लागू हुई और जब तक चली, उस अवधि के दौरान 50% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा केवल भाजपा के खाते में गया है। बाकी 50% इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे में भारत की 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है। मतलब मोदी सरकार के दौरान लागू किए गए चुनावी चंदे की योजना से मोदी जी की पार्टी को भारत की सभी पार्टियों को मिले कुल चुनावी चंदे से ज़्यादा पैसा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों की लिस्ट तो कई तरह की संभावना पैदा करती है, क्योंकि खरीदारों में वैसी कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने अपनी कमाई से कई गुना ज़्यादा चुनावी चंदा दिया है। वैसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनकी स्थापना इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बाद हुई, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद बिना किसी काम के करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से काला धन सप्लाई करने की संभावना भी दिख रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार भाई यह पैसा कहां से आया? क्या विदेश का पैसा भारत में के चुनाव में लग रहा था? क्या काला धन जो रखा गया है उसको वाइट करके पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देने का हथियार का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड था? इस तरह के सवालों के भरमार खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 19 कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने कुल चुनावी चंदे का 39% मतलब 40% चुनावी चंदा दिया है, और 19 कंपनियों के कामकाज पर ईडी, सीबीआई, आईटी की छानबीन चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद इस तरह की प्रवृत्तियां यह साबित कर रही हैं कि पिछले 5 साल से, जब से यह योजना लागू हुई है, तब से लेकर अब तक भारत की सत्ता तंत्र को लेकर जितनी भी खबरें की गई हैं वह सारी की सारी झूठी हैं, क्योंकि इन सारी खबरों में चुनावी चंदे के जरिए हो रही भ्रष्टाचार के बारे में एक भी खबर नहीं है। मतलब उससे जुड़ी एक भी खबर नहीं है जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा भारत का सत्ता तंत्र चल रहा है और पिछले 5 सालों में पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मगर एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत आर्थिक असमानता की खाई में डूबता हुआ देश बनता जा रहा है। जिनके पास पैसा है उन्होंने भारत की सरकार को अपनी जेब में कैद कर रखा हुआ है। भारत की सरकार में वही शामिल हैं जिन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए का पैसा खर्च कर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इस तरह से
भारत की पूरी लोकतांत्रिक संस्थाएं आम जनता से कट चुकी हैं। मतलब सोच कर देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजना बिना भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के सहमति से लागू नहीं हुई होगी। जिस प्रशासनिक अधिकारियों की संस्था के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह भारत की स्टील फ्रेम है, इन्हें छेद करके किसी भी तरह की सरकारी बेईमानी करना नामुमकिन है, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी वैसी योजना पर कैसे सहमति दे दी होगी जो कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार का परनाला साबित होने जा रही थी, सरकार के लिए वसूली का धंधा और पूंजीपतियों के लिए अपनी बेईमान धंधा बढ़ाने का जरिया होती जा रही थी। यह इसलिए संभव हो पा रहा था क्योंकि पैसे के दम पर वैसे लोक प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं जिन्हें लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। पैसे की गिरफ्त में कैद होती जा रही भारतीय लोकतंत्र के भीतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता की खाई पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2022 के बीच यानी मोदी सरकार के दौर में भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है। सबसे ज्यादा फायदा भारत के टॉप 1% अमीरों को हुआ है। इनकी दुकान सबसे ज्यादा चली है। सारा पैसा इन्हीं के गल्ले में इकट्ठा होता हुआ दिखता है। आप में से कई लोग यह कहेंगे कि यह संस्था विदेशी है, इसके आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर वो हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, वह इस तरह की बातें करते हैं। तो उनके लिए यही जवाब है कि आप विदेशी कपड़ा पहन सकते हैं, विदेशी खाना खा सकते हैं, विदेशी सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, और जो आंकड़े सच बताते हैं उन्हें विदेशी कहकर खारिज करते हैं। तब तो मामला बहुत ही कुतार्किक लगता है। चलिए एक वक्त के लिए हम मान भी लें कि यह आंकड़ा विदेशी है, तब तो भारत की सरकार को आंकड़ा जारी करना चाहिए। क्या आप यह नहीं चाहते कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच कितना अंतर है? इस तरह के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए, भारत सरकार को जारी करने चाहिए। मगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसका सीधा मकसद है जितना हो सके सच को जनता से छुपाए रखना है, मीडिया पर लगाम रखना है और अपनी तरफ से जो जायज सच सरकार का पेश करने का दायित्व होता है उसे तो पेश करना ही नहीं है। भारत के जाने माने सांख्यिकी संस्थाओं का हाल यह है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का हाल यह है कि वहां से बहुत ही काबिल सांख्यिकीविद निकलते हैं, मगर आजकल वह बेरोजगार हैं क्योंकि भारत सरकार ने भारत की नब्ज बताने के लिए जरूरी आंकड़ों पर काम करना बंद कर दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस का यह पेपर यह भी बताता है कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही खराब गुणवत्ता के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, बहुत ही बैड क्वालिटी के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। जहां तक बात रही मीडिया घराने वालों की कि वह कौन जीतेगा वह कौन हारेगा, इस तरह की फिजूल बहसों के लिए आंकड़े इकट्ठा करने में वह करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, मगर भारत में आर्थिक असमानता कितनी बढ़ी कितनी कम हुई है इसे जानने के लिए ना 1 रुपए खर्च करेंगे, ना इस तरह की बातों पर 1 रुपए की रिपोर्टिंग करेंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने भारत में मौजूद आर्थिक असमानता पर जो पेपर जारी किया है उस पेपर का शीर्षक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, द बिलियनियर राज इज नाउ मोर अनइक्वल देन द ब्रिटिश कॉलोनियल राज। मतलब भारत की आर्थिक असमानता में अरबपतियों का राज है और अरबपतियों की राज में चल रहा भारत अंग्रेजों की गुलामी के दौर से भी ज्यादा आर्थिक असमानता वाला देश बन गया है। जब भारत गुलाम था, भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसकी कॉलोनी थी, सरकार को लोग नहीं चुनते थे बल्कि ब्रिटेन की हुकूमत चुनती थी। उस समय भारत के टॉप 1% अमीरों की टोटल इनकम में हिस्सेदारी 1922 में 13% थी और 1940 में बढ़कर के यह 20% हुई थी। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से लेकर साल 1980 की शुरुआत तक भारत में आर्थिक असमानता की खाई मतलब अमीर और गरीब की खाई कम होती रही। साल 1982 में टोटल इनकम में 1% टॉप अमीरों की हिस्सेदारी महज 6% के आसपास रह गई थी। आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक असमानता इसलिए कम हुई
कि भारत ने एक गरीब देश होने के मुताबिक समाजवादी नीतियों को अपनाया। इसके बाद साल 1982 के बाद जैसे ही भारत की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को अमीरों के जरिए आगे बढ़ाने का नीतियां बनाई, वैसे ही आर्थिक असमानता बढ़ने लगी। साल 2000 के बाद आर्थिक असमानता की खाई में जमीन और आसमान की अंतर की गति से बढ़ोतरी होने लगी। साल 2022-23 तक आते आते भारत में अमीरी और गरीबी की खाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टॉप 1% अमीरों के पास भारत की कुल आय का 22.6% हिस्सा है और टोटल वेल्थ का 40.1% हिस्सा है। मतलब मौजूदा वक्त में जो मोदी सरकार भारत के मौजूदा वक्त को अमृतकाल कहकर पुकारती है, अपनी हर बेईमानी को यह कहकर खारिज करती है कि लोगों ने उसे जिता करके भारत की सरकार को सौंपा है, यह दावा करती है कि वह भारत की दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में शामिल करवाएगी, उस दौर में भारत में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई गुलाम भारत से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ब्रिटिश कालीन भारत से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इस रिपोर्ट की माने तो टॉप 1% अरबपतियों के पास भारत की कुल इनकम और टोटल वेल्थ में जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी आज है, इतनी ज़्यादा कभी नहीं रही। भारत में नेता लोग हर बात में ऐतिहासिक जोड़कर पेश करते हैं। आपने भी सुना होगा कि हर जीत को वह ऐतिहासिक जीत बताते हैं, हर फैसले को ऐतिहासिक बताते हैं, भले ही जीत पैसे के दम पर क्यों ना हुई हो, भले ही फैसला अमीरों के लिए क्यों ना लिया गया हो। जबकि इस रिपोर्ट की माने तो हकीकत यह है कि मौजूदा वक्त का भारत ऐतिहासिक तौर पर अमीरी और गरीबी की सबसे बड़ी खाई लेकर चल रहा है। भारत में ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता पल रही है। भारत में टॉप 1% अमीरों की भारत के टोटल इनकम और वेल्थ में जितनी हिस्सेदारी है, उतनी हिस्सेदारी दुनिया भर में किसी भी देश के टॉप 1% अमीरों की नहीं है। आबादी और भूगोल के मामले में देखा जाए तो भारत की तुलना दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से की जा सकती है। इन तीनों देशों को मिला देने के बाद जो टॉप 1% अमीरों के टोटल इनकम और वेल्थ में हिस्सेदारी बनती है, उससे भी ज़्यादा भारत के टॉप 1% अमीरों की टोटल इनकम और वेल्थ में हिस्सेदारी है। मतलब भारत के अमीरों ने लोगों की जायज आमदनी और संपत्ति हड़पने के मामले में दुनिया भर के देशों के अमीरों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी के इस पेपर से यह भी पता चलता है कि साल 1951 में भारत के टॉप 10% अमीरों की भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी 37% थी, जो 1982 में घट करके 30% हो गई। मगर साल 1990 के बाद भारत के टॉप 10% अमीरों के पास गजब का पैसा इकट्ठा होने लगा। अब इनकी भारत के कुल आमदनी में हिस्सेदारी 60% के आसपास है, जबकि दूसरी तरफ भारत की बॉटम 50% आबादी की भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी महज 15% की है। मतलब भारत की आर्थिक नीतियां, सरकारी नीतियां इतनी बदतर हैं कि अमीरी और गरीबी की खाई कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ रही है। मोदी सरकार के दौर में भारत की आधी आबादी की भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी महज 15% है। यानी भारत के टॉप 50% लोगों के पास भारत की 85% आमदनी जा रही है। अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत के लोकतंत्र में हर एक नागरिक केवल वोट देने के लिए अपना एक वोट दे सकता है, नहीं तो हकीकत में भारत की आबादी की औकात भारत की आधी आबादी के मुकाबले बहुत कम कर दी गई है। अगर टॉप 10% आबादी कि भारत के कुल वेल्थ में हिस्सेदारी की बात की जाए तो यह 65% के आसपास बनती है, जबकि बॉटम 50% आबादी की भारत के कुल वेल्थ में हिस्सेदारी महज 6.4% है। यानी भारत के 60% से ज़्यादा संसाधनों पर केवल 10% अमीरों का हक है, जबकि 50% आबादी का हक महज 6.4% संसाधनों के आसपास है। भारत के इनकम के लिहाज से 50% आबादी की औसत आमदनी महज 71,000 रुपये है, यानी महीने में महज 6,000 रुपये के आसपास। जबकि भारत के टॉप जो 10,000 सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी इनके मुकाबले 2,069 गुना वो ज़्यादा कमाते हैं।
चीन के लोगों की औसत आमदनी साल 1975 तक भारत की औसत आमदनी के बराबर थी, मगर साल 1980 के बाद भारत में इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता बढ़ी कि भारत की औसत आमदनी चीन के मुकाबले 250% कम हो गई है। मतलब चीन का एक व्यक्ति भारत के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा कमाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस से जुड़ा यह पेपर यह भी बताता है कि भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव किस्म का है, प्रतिकूल किस्म का है। आसान भाषा में समझिए तो बात यह है कि एक बेहतर टैक्स सिस्टम वह होता है जिसके भीतर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए और गरीबों से कम। मतलब जिनकी आय बेहतर है उन पर टैक्स का ज़्यादा भार पड़े और जिनकी आय बदतर है उन पर टैक्स का कम भार पड़े। भारत में उल्टा हो रहा है। भारत के टैक्स सिस्टम में अमीरों पर टैक्स का भार कम पड़ रहा है और गरीबों पर ज़्यादा। अगर केवल भारत के 162 सबसे अमीर लोगों पर 2% का टैक्स बढ़ा दिया जाए तो उससे नेशनल इनकम में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि वह मनरेगा के लिए मोदी सरकार जो बजट निर्धारित करती है उससे 2 गुने से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वाकई एक बेहतर देश चाहिए तो आर्थिक असमानता और चुनावी चंदे जैसे जरूरी प्रश्नों पर सोचना शुरू कीजिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।